वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, उनकी यूनिट क्या होती है और आर्डर और मालिकुलरिटी में क्या डिफरेंस होते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग ने देखा। इस पार्ट में, पार्ट सेकंड में हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का जो यूनिट होती है। यूनिट को हम लोग लिखते हैं मोल के पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स। ये किसी भी रिएक्शन के आर्डर की यूनिट को डिफाइन करता है। और यदि आर्डर की यदि हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो फर्स्ट आर्डर जीरो ऑर्डर, n की वैल्यू 1 पुट करने पर फर्स्ट आर्डर और n की वैल्यू 2 रखने पर सेकेंड आर्डर। यहाँ तक कि n की वैल्यू यदि हम लोग 1/2 रखें तो फ्रैक्शनल आर्डर की भी यूनिट इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से जीरो ऑर्डर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में एट टाइम t इक्वल टू जीरो। टाइम t इक्वल टू जीरो पे बात कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जो ए का कंसंट्रेशन होगा वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा, दैट इज A0 होगा। और उस समय आपका जो प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल बना ही नहीं होगा, मतलब इसका कंसंट्रेशन आपका जीरो होगा। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो एट टाइम टी पे जो रेट कांस्टेंट हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के जीरो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के जीरो है इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है चेंज इन कंसंट्रेशन। आपका कंसंट्रेशन A0 था, बाद में उसमें -A हुआ, मतलब एट टाइम t इक्वल टू टी पर, जब हम लोग t समय पर उसका कंसंट्रेशन A है, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू जीरो पे A0 है। तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू 1/t A0 - A हो जाएगा, जहाँ पे A0 आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है एट टाइम t इक्वल टू जीरो पर और A आपका कंसंट्रेशन है एट टाइम t इक्वल टू टी पर, मतलब किसी भी समय पर आपका जो कंसंट्रेशन जो बचा हुआ है वो आपका A है। A0 आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, A आपका फाइनल कंसंट्रेशन, दैट इज योर कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t पर। कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t पर आपका कंसंट्रेशन A है और A0 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट टाइम t इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपका A0 है। दिस इज योर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज K0 इक्वल टू 1/t वो A0 - A। अब यहाँ पे बात होती है हाफ लाइफ टाइम की बात होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम की बात होती है। हाफ लाइफ टाइम वो टाइम होता है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है, हाफ रह जाता है, दैट इज नोन एज द हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम एक समय होता है जिसमें भी कोई भी रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो अपनी इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाए। जैसे 4 ग्राम है, रिएक्टेंट 2 ग्राम होने में जितना समय लगे उसी को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम डिफाइन दैट टाइम इन विच रिएक्टेंट बिकम्स 1/2 ऑफ द इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट का आधा होने में जितना समय लगे वही आपका हाफ लाइफ टाइम है। तो इस पूरे रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जब समय t इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा उस समय हमारा A क्या होगा, A0/2, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। जब समय हमारा आधा होगा तो हमारा जो शेष बची मात्रा है A, वो A0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। और यही वैल्यू इस इक्वेशन में ले जा करके हम लोग पुट कर देंगे और K0 इक्वल टू 1/t दिस इंटू दिस, तो t इक्वल टू कितना 1/K0 इंटू दिस हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा, टी हाफ यहाँ पे रखेंगे क्योंकि टी की जगह टी हाफ हो जाएगा। K0 आपका रेट कांस्टेंट में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी और A0 A0 ही रहेगा, लेकिन जो A है, जो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T है,
वो कितना हो जाएगा A0/2, क्योंकि हम लोग हाफ लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं और हाफ लाइफ टाइम में जो शेष बची मात्रा है वो इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाती है, दैट इज A0/2 हो जाएगा। ये वैल्यू यदि इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं तो मिलेगा हमारा T12 इक्वल टू, यहाँ पे T को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, K0 को यहाँ लाते हैं, T12 इक्वल टू 1/K0, A0 आपका एज इट इज रहेगा और A हो जाएगा A0/2, और यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2A0 माइनस A0, तो A0/2 के बचेगा। दिस इज योर हाफ लाइफ टाइम ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है T12 इक्वल टू A0/2 K0। यहाँ A0 क्या है, इनिशियल कंसनट्रेशन, 2 आपका कांस्टेंट है, K0 क्या है, रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के माध्यम से इस पर न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस टॉपिक के माध्यम से हमने देखा। पार्ट 2 में केमिकल काइनेटिक्स का आपका पार्ट 2 इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन आपको लिया गया है एसिडिटी ऑर्डर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये आपका पार्ट टू में आपका एसिडिटी ऑर्डर से जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आपका है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी के ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको हमको सजाना है और हमको ये दिखाना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है और सबसे लिस्ट एसिडिक कौन होगा। एसिडिटी के ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस ग्रुप के साथ आपका जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच है दिस 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 एंड दिस हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर यदि सारे स्ट्रक्चर को ओपन फॉर्म में लिखा जाए तो पहला स्ट्रक्चर जो होगा CH3 CHBr एंड देन CH2 देन COOH हो गया। सेकेंड स्ट्रक्चर आपका दिस हो जाएगा CH3 CH2 CHBr एंड COOH। थर्ड जो CH3 CH2 CBr Br देन COOH हो जाएगा। फोर्थ स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा Br CH2 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 COOH। एसिडिटी का मेजरमेंट जो होता है वो लासा प्रोटॉन से होता है। जो एसिडिक प्रोटॉन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो प्रोटॉन लगा है वो प्रोटॉन जितना जल्दी रिलीज हो जाएगा वही एसिडिटी ऑर्डर को डिफाइन करेगा। तो चारों स्ट्रक्चर को हम लोगों ने पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पे लिखा, और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के पश्चात यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये प्रोटॉन, दिस प्रोटॉन H H H और H विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दैट प्रोटॉन इज नोन द एसिडिक प्रोटॉन। ये प्रोटॉन जितना जल्दी रिलीज हो जाएगा वो कंपाउंड आपका उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। अब देखिए सारे कंपाउंड में कार्बन की संख्या तो आपकी 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में आपके कार्बन की संख्या तो 4 ही है। सारे एग्जाम्पल में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बन की संख्या भी 4 है। अब यहाँ पे एसिडिटी को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैलोजन जो लगा हुआ है वो कार्बन के कितना नज़दीक होगा। जितना कार्बन के नज़दीक होगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड को उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। जितना ज़्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उतना ही आसानी से बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, दिस बॉन्ड ब्रेक टू दिस साइड। जितना ईजिली यहाँ से प्रोटॉन रिलीज कर देगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा। अब ये बात डिपेंड करती है कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रेफरेंस में जो हैलोजन है कितना इस कार्बोक्सिलिक एसिड के नज़दीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 पोजीशन पे है। यहाँ पर बात करते हैं तो 1 2 दूसरे पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे है मतलब इसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इसमें हम लोग देखते हैं 1 2 दूसरे पोजीशन पे है, लेकिन दो हैलोजन है मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोटॉन को। और चौथे केस में हम लोग देखते हैं जो ब्रोमीन एटम है 1 2 3 और 4 सबसे लार्जर डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस यहाँ पे काफ़ी दूर है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को बहुत कम प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन आपका 1 2 3 और 4 चौथे पोजीशन पे है और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगभग काम करना बंद कर देता है। तो सबसे लिस्ट एसिडिक तो आपका चौथा हो जाएगा। सबसे लिस्ट एसिडिक तो आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हैलोजन एटम आपका जो प्रेजेंट है वो हैलोजन एटम यहाँ डिस्टेंस के क्रम में यदि बात करें तो चौथे नंबर पे लगा है, और इंडक्टिव इफेक्ट हमारा जो होता है 3 कार्बन तक अच्छा प्रभाव दिखाता है, चौथे से वो लगभग निग्लिजिबल मान लिया जाता है। अब बात होती है कि हैलोजन किसके पास सबसे नज़दीक है।
जिसके पास सबसे नज़दीक होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड को उतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा और वही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 तीसरे नंबर पे, यहाँ पे 1 2 दूसरे नंबर पे, यहाँ पे 1 2 दूसरे नंबर पे है, दो हैलोजन है, सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका हो जाएगा थर्ड। इसके पश्चात यदि हम लोग देखते हैं तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे दूसरे नंबर पे है सेकंड। उसके बाद आपका फर्स्ट हो जाएगा तीसरे नंबर पे, उसके बाद आपका हो जाएगा फोर्थ, दैट इज जो लिस्ट एसिडिक होगा। तो इस तरह से यदि इसकी एसिडिटी का ऑर्डर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका हो जाएगा थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट, देन फोर्थ। ये आपका एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा। और एसिडिटी टोटली डिपेंड करती है लॉस ऑफ प्रोटॉन पे। जितना ज़्यादा प्रोटॉन आपका रिलीज हो जाएगा, जितना जल्दी प्रोटॉन आपका रिलीज होगा, उतना ही ज़्यादा एसिडिटी करेक्टर आपका बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका हो जाएगा दिस थर्ड। उसके बाद हो जाएगा आपका सेकंड, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन इस CH के साथ लगा हुआ है। उसके बाद हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे तीसरे नंबर पे लगा हुआ है। उसके बाद फोर्थ हो जाएगा, जहाँ पे ब्रोमीन की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड से है, तो इसकी एसिडिटी सबसे लीस्ट होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल में हम लोगों ने पहले केमिकल काइनेटिक्स को देखा। अभी जो सीरीज चल रही है केमिकल काइनेटिक्स की, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया, इसलिए हम लोग सोचे कि इस पर डिस्कशन करना भी ज़रूरी है। तो फिजिकल के साथ साथ एक ऑर्गेनिक का इंटरेस्टिंग टॉपिक भी यहाँ पे क्लियर हुआ, दैट इज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।